हमने देखा कि जो स्ट्रेन है स्टील में, जो कि बराबर है स्ट्रेन इन कंक्रीट के। स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ। ये हमने देख लिया था, पी एल अपॉन ए ई होता है। कैसे होता है ये हमने देखा कि भाई स्ट्रेसेस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेसेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेसेस को लिखते हैं हम लोड अपॉन एरिया। ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ निकालना है हमारे को, डेल एल। ये मिलेगा हमारे को पी इंटू एल, इधर ले जाओ, ए ई नीचे ले जाओ। ये होता है पी एल अपॉन ए। तो मैंने दोनों के लिए लिख दिया, लोड ऑफ लोड इन स्टील इंटू लेंथ, तो आपकी सेम है दोनों के लिए। हमने देखा था यहाँ पे लोड लग रहा था कॉलम पे, दिस इज एल लेंथ, ये लोड पी लगा हुआ है। ओके। और यहाँ पे कोई लोड लगेगा तो चेंज इन लेंथ आएगा डेल एल। यहाँ पे आपका कॉलम है, और ये आपका जो चेंज इन लेंथ है, तो लेंथ इज सेम। सो लोड ऑफ स्टील इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ स्टील इंटू ई ऑफ स्टील is equal to what? Load of concrete into length is same upon area of concrete into modulus of elasticity of concrete. L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ लोड अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? लोड अपॉन एरिया। तो स्ट्रेसेस किसके होंगे? स्टील के होंगे, क्योंकि स्टील का चल रहा है। तो स्ट्रेसेस को मैं स्मॉल पी से अगर डिनोट कर रहा हूँ, स्ट्रेसेस इन स्टील अपॉन व्हाट? ई ऑफ एस इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया ऑफ कंक्रीट इज stresses in concrete upon E of C। ठीक है। नाउ ये हो गया। और अगर मैं स्ट्रेसेस को एक तरफ लेके चले जाऊं, स्ट्रेसेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू ये ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये हो गया। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ मॉड्यूलर इलास्टिसिटी, रेशियो होता है। modular ratio, small m. Okay, so this is stresses in steel is equal to what? M into stresses in concrete. If this is our equation second, हमने फर्स्ट इक्वेशन पहली वाली दी थी। ठीक है, ये हो गया। नाउ देयरफॉर whenever your strain in steel and concrete are same, जब भी आपके स्ट्रेन स्टील में और कंक्रीट में सेम होंगे, तो जो आपके स्ट्रेसेस इन स्टील होंगे वो क्या होंगे? एम टाइम्स ऑफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? स्ट्रेस, स्टील के स्ट्रेसेस को मैं मान लो डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल टी से, स्टील के स्ट्रेसेस। एम टाइम्स ऑफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट के स्ट्रेसेस को मान लो मैं डिनोट कर रहा हूँ सी से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सी इज इक्वल टू कितना हो गया? टी अपॉन एम। ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो स्ट्रेसेस इन स्टील मतलब टी इज इक्वल टू एम इंटू स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्मॉल पी सी क्या है? स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। पी एस क्या है? पी एस क्या है? स्ट्रेसेस इन स्टील। और मैं डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज सी, दिस इज स्ट्रेसेस इन स्टील, इसको मैं टी भी बोल रहा हूँ। स्ट्रेसेस इन स्टील और स्ट्रेसेस इन कंक्रीट को सी बोल रहा हूँ। तो जब भी आपका स्ट्रेन स्टील और कंक्रीट में सेम होते हैं, तो जो आपके स्ट्रेसेस जिन कंक्रीट होगा वो क्या होगा? टी अपॉन एम होगा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन टू इन वन। ठीक है, जो टू की इक्वेशन है उसको हम वन में पुट कर दें अगर, ये वाली इक्वेशन, पी एस इज इक्वल टू एम इंटू पी सी। ठीक है, पी एस इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेसेस इन स्टील इज इक्वल टू एम इंटू स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। स्ट्रेसेस इन स्टील की वैल्यू को आप क्या पुट कर दो? आप पुट कर दो वही, एम टाइम्स ऑफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, और ये पूरा लिख दो। तो क्या होगा देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द value of equation 2 in equation
वन। जो आपका टोटल लोड होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेसेस इन स्टील को मैं लिखता हूँ एम टाइम्स ऑफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, ये लिखा था, एम टाइम्स ऑफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, स्ट्रेसेस इन स्टील को। ठीक है, ये तो आपका एक पार्ट हो गया, इनटू एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, ये हो जाएगा। इक्वेशन आपकी क्या थी, यही थी ना इक्वेशन, P इज इक्वल टू stresses in steel into area of steel plus stresses in concrete into area of concrete। इस इक्वेशन में हमने पुट क्या करा है, स्ट्रेसेस इन स्टील की वैल्यू पुट करी है, m टाइम्स ऑफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ स्टील, ये रहा सेम एरिया ऑफ स्टील, प्लस स्ट्रेसेस इन कंक्रीट ये रहा इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट ये रहा। क्लियर। नाउ टोटल लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, अगर आपने क्या कर दिया इसमें से कॉमन ले लिया, दिस इज स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इनटू m टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट। ओके, नाउ ये जो आपका ये पार्ट है m इंटू ए एस प्लस ए सी, ये आपका टोटल इक्विवेलेंट एरिया है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। हियर दिस m इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट जो है, ये आपका क्या है, इज टोटल इक्विवेलेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के टर्म में अगर आपको टोटल लोड लिखना है तो ये आपका जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, m इंटू ए एस प्लस ए सी। ठीक है, नो, ओनली फॉर स्टील के लिए अगर हम बात करते हैं, ओनली फॉर स्टील, स्टील के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो जो आपका एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील है जो एरिया ऑफ स्टील है वो होगा m टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट, तो एरिया ऑफ व्हाट, कंक्रीट। ठीक है, मतलब आपको बात ये याद रखनी है कि अगर मैं बात करता हूँ स्टील की, इन स्टील स्ट्रेसेस अगर हैं स्मॉल टी, स्ट्रेसेस को मैं डिनोट कर रहा हूँ टी, एरिया जो है आपका कैसा है, एरिया ऑफ स्टील है, तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट जो आपके स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होंगे, मॉड्यूलर रेशियो के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट हमारे को लिखना होगा, बस हमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, पता करना कि भाई स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट इज P अपॉन एम। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, m इंटू एरिया ऑफ स्टील, मतलब मॉड्यूलर रेशियो का यूटिलाइजेशन क्या है स्ट्रेसेस लिखने के लिए, मॉड्यूलर रेशियो का यूटिलाइजेशन क्या है स्ट्रेसेस लिखने के लिए इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के टर्म्स में अगर आपको स्ट्रेसेस लिखने हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेसेस इन स्टील अपॉन मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर दोगे अगर स्ट्रेसेस लिखने हैं तो। ठीक है, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट आपको अगर एरिया लिखना है तो मॉड्यूलर रेशियो से एरिया ऑफ स्टील को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। तो मैं जो बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में हमने बात करी है, जैसे आपका क्या था, ये आपका बार्स थे, ये आपका क्या था, एरिया ऑफ स्टील था, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे इक्विवेलेंट बना दिया इसको इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। ये जो आपका एरिया ऑफ कंक्रीट जो था आपका टोटल, यहाँ पे आपके बार्स थे, वैकेंट हो गए यहाँ पे बार्स। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया इक्विवेलेंट बना दिया, ये बार्स जो बना दिया हमने यहाँ से एक कंक्रीट के टर्म में बना दिया हमने, पूरा इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बना दिया। तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट हमने जो बनाया उसको हमने क्या लिख दिया, ये आपका पूरा कंक्रीट के टर्म में हमने, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका ये क्या है, ये वैकेंट है, वैकेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टर्म कंक्रीट के टर्म में इसको मैं क्या लिख दूंगा, m इंटू एरिया ऑफ स्टील।
एम इंटू एरिया ऑफ स्टील हो गया, ये एरिया ऑफ कंक्रीट है ये। ठीक है, तो हमने इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में बात कर दिया पूरे टोटल को। इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट अगर आपको लिखना है, स्ट्रेसेस लिखोगे टी अपॉन एम, और एरिया लिखोगे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट इज एम इंटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, याद रखोगे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट क्या लिखना है, स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस टी अपॉन एम, मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड करना है, और एरिया क्या हो जाएगा, एम इंटू एरिया ऑफ स्टील। हमने इक्विवेलेंट बना दिया, एम इंटू ए एस टी लिख दिया इसको एरिया के टर्म में, पूरा कंक्रीट बना दिया, यहाँ पे वैकेंट पोर्शन। आगे बढ़े। यस और नो। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो टी अपॉन एम स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस को लिखना है मॉड्यूलर रेशियो के टर्म में, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखना है तो स्ट्रेसेस से मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर दोगे। एरिया के टर्म में लिखना है कंक्रीट के, तो एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर दोगे मॉड्यूलर रेशियो में, बस। ये आपका यूटिलाइजेशन आएगा जब आप डिजाइन पार्ट करेंगे। और कुछ अजम्पशंस है हमारे, कुछ अजम्पशंस आपको 4, 5, 6, 2000 में दिए हुए हैं। अजम्पशंस किसके हैं ये, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जब भी आप एनालिसिस करते हो, ये आपके आईएएस कोड के पेज नंबर 80 पे दिए हुए हैं, 80 पे, आईएएस 4, 5, 6, 2000। ठीक है, ये आपका क्लॉज नंबर है B1.3। ओके, फर्स्ट अजम्पशन क्या है, सभी को पता है, व्हाट, प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग एंड इवन आफ्टर बेंडिंग, एंड इवन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने अजम्पशन सुना होगा, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग और इवन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्ट्रेन डायग्राम होता है, स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलवेज, इज ऑलवेज व्हाट, लीनियर। हमेशा जो भी आपका स्ट्रेन डायग्राम होगा वो कैसा होता है, लीनियर होता है। मतलब प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग से पहले कोई भी जो सेक्शन है किसी भी सेक्शन पे, और बेंडिंग के बाद भी स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, हमेशा लीनियर होता है। ये आपका assumption WSM और LSM दोनों में वैलिड है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कोई बीम है अगर आपकी है, तो कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक ये सेक्शन है, यहाँ पे एक ये सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक सेक्शन है, इस पॉइंट पे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वन पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम। दिस इज सेक्शन के 2 पॉइंट, दिस इज योर 3 पॉइंट, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5। इस सेक्शन के, इस सेक्शन के पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका बोल रहा है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग से पहले ये जो आपका सेक्शन है ये हमेशा सेम रहेगा, और बेंडिंग होने के बाद अगर मान लो मैं इस पर बेंड कर दूं, इस बीम को बेंड कर दूं, तो क्या होगा, ये बीम किस तरह बेंड हो जाएगी, ये इस तरह बेंड हो जाएगी, बेंड करूंगा तो मैं, अगर ये बीम बेंड हो जाएगी। अब बी ये क्या कह रहा है, किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग के बाद या बेंडिंग से पहले आपका जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। मतलब एजम्पशन ये है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड इवन आफ्टर बेंडिंग। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि भाई जो स्ट्रेन डायग्राम होता है वो ऑलवेज लीनियर होता है। तो आप देखो, ये जो आपका सेक्शन है, इफ आई एम टेकिंग दिस सेक्शन वन, ये जो आपका बेंडिंग होगी तो ये डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक है। ये जो आपका ये स्ट्रेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा, हमेशा
लीनियर होगा। ये आपका मान लो ये सेक्शन है आपका, यहाँ पे ये मान लीजिए ये आपका सेक्शन है इसके नीचे, ठीक है। और ये जो आपका बेंडिंग के बाद ये जो सेक्शन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। कैसा, ये सेक्शन इधर गया तो ये सेक्शन इधर गया, मतलब ये हमेशा स्ट्रेन डायग्राम जो मिलेगा ये 2 पॉइंट, ये 2 डैश पे आ गया, 4 पॉइंट 4 डैश पे आ गया, और 6 पॉइंट ये 6 डैश पे आ गया। मतलब हमेशा कैसा मिला डायग्राम, लीनियर मिला। तो स्ट्रेन डायग्राम होता ही ऐसा है, आपने देखा है लीनियर होता है। पहले भी मैंने एक बार स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम बनवाया था। स्ट्रेन डायग्राम ऑलवेज लीनियर, याद रखना, ठीक है, क्योंकि एजम्पशन इसको फुलफिल करता है। सिमिलरली इस पॉइंट की बात करता हूँ 1 3 5, मान लो ये यहाँ से ये मान लो ये पॉइंट इधर गया यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 1 वाला पॉइंट ये 1 डैश पे आ गया, 3 वाला पॉइंट ये 3 डैश पे आ गया, और 5 वाला पॉइंट ये 5 डैश पे आ गया। मतलब ये डायग्राम जो आपका कैसा रहा, वो ऑलवेज लीनियर रहा। किसी भी पॉइंट की बात कर लो, मान लो इस सेक्शन की बात कर लो, इस पर्टिकुलर सेक्शन की बेंडिंग होने के बाद ये सेक्शन बन गया आपका ये। जब जैसी बेंडिंग हुई इस बीम में, ये बिफोर बेंडिंग है, बेंडिंग हुई तो इस बीम के जो सेक्शन है वो इस तरह बन गया, ठीक है। अब नाउ ये जो आपका सेक्शन था ये ऐसा वाला, ये कैसा हो गया, ये लीनियर हो गया है। ये मतलब ये स्ट्रेन डायग्राम है। दिस इज व्हाट स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज व्हाट स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेन डायग्राम हमेशा क्या होगा, लीनियर ही होगा। इसका मतलब ये होता है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग और इवन आफ्टर बेंडिंग। मतलब स्ट्रेन डायग्राम हमेशा क्या होगा, लीनियर। इज दिस अजम्पशन क्लियर? यस और नो? हेलो? यस सर, यस सर। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बीम है, कोई भी बीम है, बीम पे अगर किसी भी सेक्शन पे, इस सेक्शन पे देख लो, इस सेक्शन पे देख लो, इस सेक्शन पे देख लो, जब आप बेंडिंग करोगे इसमें, बेंडिंग के बाद जो हमेशा आपको स्ट्रेन का डायग्राम मिलेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, वो हमेशा कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा। तो लीनियर, लीनियर है ना, अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ये डेप्थ ऑफ द सेक्शन, यहाँ पे डेप्थ की तरफ जा रहे हैं हम, लीनियर बन रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। ओके, नाउ सेकंड assumption क्या है आपका? सेकंड assumption है all tensile stresses are taken by steel only, are taken by steel only and not by concrete. All tensile stresses are taken by steel only and not by concrete. कि जो भी आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस लिए जाएंगे वो कौन लेगा, स्टील लेगा, कंक्रीट नहीं लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is not to be considered. हेलो? हाँ दीदी, हाँ हाँ, मैं अभी लेक्चर ले रहा था, मैं अभी हटवा दूँ। हाँ मैं रख दूंगा, 9:30 पे रख दूंगा, हाँ, 10:30 10। हाँ हाँ, 10:20 पे लगा दो, ठीक है। बोल दो उनको 10:20 पे रख देंगे, अभी लेक्चर ले रहे हैं। ठीक, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, मतलब सेकंड assumption है all tensile stresses are taken by steel only and not by concrete। तो इसका मतलब क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपकी आपकी कंक्रीट की होगी वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है। तो जो आपके कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? आपको पता है ना कि कंक्रीट किसमें स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में या टेंशन में? कॉम्प्रेशन में। कंप्रेशन में। तो इसलिए कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील ओनली।
स्टील के द्वारा लेंगे टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की हमारी को कंसीडर नहीं करनी है। सिमिलरली एरिया ऑफ कंक्रीट इन टेंशन इज आल्सो नेग्लेक्टेड। जो एरिया ऑफ कंक्रीट है, एरिया ऑफ कंक्रीट इन टेंशन, टेंशन में जो एरिया ऑफ कंक्रीट होगा ना, वो भी हम निग्लेक्ट करके चलेंगे, इज निग्लेक्टेड। क्योंकि आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस ले कौन रहा है, स्टील ले रहा है। टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ कंक्रीट टेंशन जोन में जो भी होगा एरिया ऑफ कंक्रीट, उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है। जैसे आपका कोई बीम है, ये आपका ऊपर वाला जोन क्या हो गया, दिस इज योर कॉम्प्रेशन जोन, दिस इज योर व्हाट, टेंशन जोन। टेंशन पे तो आप क्या प्रोवाइड करते हो, स्टील बार्स प्रोवाइड करते हो। तो स्टील बार्स प्रोवाइड करोगे तो जो भी स्ट्रेसेस होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस, वो स्टील बार ले लेगा। ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा। बेटा एक मिनट इसको रिवाइज करो तब तक आप, इस वाले पॉइंट को रिवाइज करो, मैं एक मिनट आ रहा हूँ।
क्या आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। ये ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील, समझ में आ गए? नॉट बाय कंक्रीट। ठीक है, मतलब इसका मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की हमारे को कंसीडर नहीं करनी है किसी भी कॉस्ट पे। क्लियर? थर्ड assumption is your stress is strain relationship of steel and concrete under working load is a straight line. मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है स्टील और कंक्रीट में वर्किंग लोड में, वो कैसा रहेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। मतलब ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है, इफ दिस इज योर स्ट्रेसेस, दिस इज योर स्ट्रेन, कि जो आपका अंडर वर्किंग लोड मतलब ये आपका स्ट्रेट लाइन है, दिस इज योर लीनियर। ठीक है, यहाँ पे आपका एक कर्व स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक, बट ये जो आपका पोर्शन है वर्किंग लोड तक, ये आपका कैसा रहता है? लीनियर रहेगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे आपके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दिस इज योर एफ सी के, मान लो एफ सी की वैल्यू है, स्ट्रेन की वैल्यू भी आती है। हमने देखा था, पहले भी देखा था, यहाँ पे स्ट्रेन की मैक्सिमम आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो वैल्यू होती है वो 0.0035 होती है। ओके, और यहाँ पे एक्सियल कंप्रेशन में जो आपकी वैल्यू आती है वो मिलती है आपकी 0.002। ये दो वैल्यूज का इंपॉर्टेंस है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं, और कंक्रीट के लिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप रहता है अंडर वर्किंग लोड इज ऑलवेज लीनियर। ये आपका जो लीनियर पार्ट रहता है वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, फोर्थ अजम्पशन क्या है? तो आपका मॉड्यूलर रेशियो है, मॉड्यूलर रेशियो, वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो इज गिवन एज व्हाट? 280/3 सिग्मा सीबीसी। ये हम देख चुके थे, ये देख चुके थे हम। मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू क्या होती है आईएस कोड में? 280/3 सिग्मा सीबीसी। ठीक है, सिग्मा सीबीसी का सिग्निफिकेंस पता है आपको? नाउ फिफ्थ लास्ट assumption इज वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जिसको आप बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को ईसी से, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, इज कांस्टेंट। ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम। ठीक है, कि भाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। कितनी लेते हैं हम ईसी की वैल्यू, बताओ? ईसी इज इक्वल टू व्हाट? 5,000 रूट एफ 5000 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। अब आप ईसी वैल्यू को ये लेते हो, बट अगर मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज करूंगा, एफ सी के की वैल्यू M30 के लिए अंडर रूट 30 हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ वैल्यू अलग हो जाएगी। सिमिलरली 25 के लिए कुछ वैल्यू अलग हो जाएगी, सिमिलरली 35 के लिए कुछ वैल्यू अलग हो जाएगी। बट अजम्पशन क्या है हमारा? कि जो मॉड्यूलर इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है ये हमेशा कैसे लेना है हमारे को? कांस्टेंट ही लेना है। मतलब जो आपका चेंज होगा इन वैल्यूज ऑफ ईसी, ईसी की जो वैल्यू में जो भी चेंजेस होगा उसको हमारे को कंसीडर नहीं करना है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। अरे भाई, ईसी की वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, अगर एफसीके की वैल्यू आप बढ़ाओगे घटाओगे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो भी वैल्यू लगाओगे। बट अज्यूम क्या करके चल रहे हैं हम, एज पर योर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू 456/2000, कि ईसी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर? यस। यस सर। So these are certain assumptions which will helpful in designing our singly reinforced and doubly reinforced beam with the help of working stress method of design. Okay.
तो ये इंपॉर्टेंट आपके assumptions थे पिछले एग्जाम में, assumptions। देन इसके बाद आपके जो कॉन्सेप्ट थे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, आपको स्ट्रेसेस लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी अपॉन है, मॉड्यूलर रेशियो डिवाइड कर दो स्ट्रेसेस को, एरिया के टर्म में लिखना है कंक्रीट के, तो एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर दो मॉड्यूलर रेशियो पे, बस सिंपल। आपको ये पता होना चाहिए, या आपने डराइव भी देख लिया इसका, डेरिवेशन मॉड्यूलर रेशियो का यूज देख लिया, क्रीप इफेक्ट देख लिया, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में मॉड्यूलर रेशियो देख लिया था, ये हमने स्ट्रेसेस ये कल देख लिए थे, ठीक है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था। नाउ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम। हमारा थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद और एनालिसिस पार्ट, analysis part, then we will cover our design part. Okay, so analysis part में important parameter is actual depth of neutral axis, actual depth of neutral axis, न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ निकालनी है आपको न्यूट्रल एक्सिस की जब भी आप एनालाइज करोगे बीम को। इसको मैं डिनोट करता हूँ एक्स ए से, स्मॉल एक्स ए से। ए मतलब एक्चुअल डेप्थ और x मतलब किसी भी डिस्टेंस पे, तो डेप्थ निकालनी है आपको, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। वी आर कंसीडरिंग वन बीम, ये हम क्या कर रहे हैं, एक बीम का क्रॉस सेक्शन लिया हमने, यहाँ पे आपका ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका है न्यूट्रल एक्सिस। इसकी जो बीम की ओवरऑल डेप्थ है, कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ मैं, ठीक है। बीम की क्या है, ओवरऑल डेप्थ को कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ। यहाँ से पूरा डिजाइनिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हमेशा ऐसी रेक्टेंगुलर बीम होगी तो इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन बनेगा। अब बीम्स में यहाँ पे आपका टेंशन जोन है, नीचे ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन है। तो यहाँ पे आपका टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइडेड है, यहाँ पे मान लीजिए रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। रिइंफोर्समेंट कैसे दिखाए हुए हैं मैंने, लैपटॉप के डायरेक्शन में, अंदर इस साइड बीम का क्रॉस सेक्शन है, अंदर अंदर क्या होंगे, बार्स होंगे बड़े बड़े, जो आपके 12 mm डाया का, 16 mm डाया का बार्स होते हैं। टेंशन जोन नीचे वाला, कंप्रेशन जोन ऊपर वाला, क्लियर है। हम टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं रिइंफोर्समेंट को, तो हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया टेंशन जोन में। ओवरऑल डेप्थ क्या होगी, कैपिटल डी। नाउ अब यहाँ से ये जो डेप्थ है ऊपर से रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका रिइंफोर्समेंट का सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। दिस इज व्हाट योर इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ। तो कैपिटल डी क्या होता है आपका, ओवरऑल डेप्थ। स्मॉल डी क्या होता है आपका, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से होगी, जो कंक्रीट के एक्सट्रीम जो सरफेस होगा, कंक्रीट का आउटर मोस्ट सरफेस से रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको आप क्या बोलते हो, कवर बोलते हो। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कवर होता है आपका इफेक्टिव कवर। सुना था हमने, पढ़ा था ये, यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, कवर होगा। इफेक्टिव कवर। हाँ, तो कवर आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल डेप्थ से कवर माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी। ओवरऑल डेप्थ दी हुई होगी क्वेश्चन में, कवर नहीं दिया होगा, पता होना चाहिए बीम के लिए कितना लेते हैं, स्लैब के लिए कितना लेते हैं, और कॉलम के लिए कितना लेते हैं। तो वहां से माइनस कर दोगे तो इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज योर व्हाट, न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और ये आपका डेप्थ था, तो ये आपका क्या होगा, विड्थ होगा बीम का। दिस इज योर ओवरऑल बी, कैपिटल बी। और दिस इज योर व्हाट, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स ए, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे आपका ये क्या है, ये मैंने शो किया है, इसका क्या मतलब है, ये लाइन, ये क्या शो कर रखा है मैंने, व्हाट इज दिस लाइंस, ये मैंने क्या शो किया है, शेडेड पोर्शन सर, जो शेडेड पोर्शन ये रीइंफोर्समेंट है, फिर ये क्या है, सर, ये कंक्रीट है बेटा, कंक्रीट। कंक्रीट। हाँ कॉम्प्रेशन जोन है ऊपर, कॉम्प्रेशन जोन ऊपर है, कॉम्प्रेशन मतलब कंक्रीट है। ये आपका आपका जो टेंशन जोन में कंक्रीट की स्ट्रेंथ को तो हमारे को
निग्लेक्ट करके चलना है एज पर योर और एजम्पशन। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, ठीक है ना। ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन लेगा, स्टील लेगा, नॉट बाय कंक्रीट। जो एरिया ऑफ कंक्रीट होगा टेंशन जोन में हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसीलिए हमने कंक्रीट कहाँ पे बनाया है, कंप्रेशन जोन में बनाया है। दिस क्लियर, यस और नो? Yes, sir. यस, Yes, sir. यस। नाउ इसका आपको इक्विवेलेंट सेक्शन बनाना है। इक्विवेलेंट सेक्शन बनाना है तो आप बना सकते हो इसका इक्विवेलेंट सेक्शन भाई। इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिख सकते हो आप। स्टील को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट क्या लिखोगे, यहाँ पे जो स्टील है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखना है। यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट सेक्शन बना दिए, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेक्शन बना दिया। ये तो आपका कंक्रीट है ये। एरिया को लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इसको मैं क्या लिखूंगा, कंक्रीट बना दिया, इसको क्या लिखूंगा, अरे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट क्या लिखूंगा सर बताओ। एम मॉड्यूलर रेशो मल्टीप्लाई करेंगे सर। एम इंटू एरिया है स्टील, वेरी गुड। मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने बोला था एरिया। जो आपको अगर एरिया लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, एम इंटू एस टी कर दोगे। स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखना है तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे एम से, मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। स्ट्रेसेस इन स्टील अपॉन एम हो जाएगा। अरे एम इंटू एस टी क्लियर हो गए। ये मैंने क्या बना दिया, ट्रांसफॉर्म सेक्शन बना दिया। सर एक बार फिर से बता दीजिए इसको। बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म्ड और इक्विवेलेंट सेक्शन आपने बना दिया, ठीक है। आपने क्या किया कि ट्रांसफॉर्म सेक्शन आपने बनाया। ये जो आपका स्टील का एरिया था इसको मैं क्या डिनोट करता हूँ, स्टील के एरिया को डिनोट कैसे करता था मैं, एरिया ऑफ स्टील, ए एस टी, ठीक है। अगर मुझे इस एरिया ऑफ स्टील को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखना है, कंक्रीट ये रहा, तो कंक्रीट के टर्म्स में यस मैंने सर। देखो कंक्रीट बना दिया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर रेशियो हमने डराइव किया हुआ है कि अगर आपको एरिया ऑफ स्टील लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट तो आप क्या कर दोगे, मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट एरिया आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट आपका मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ स्टील आ गया। ओके सर। यहाँ यहाँ पे हमने यही तो देखा था, ये देखो ये एरिया हाँ ऑफ, सर। एरिया लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट इज एम इंटू एस टी। स्ट्रेसेस लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, सिग्मा एस टी अपॉन एम, मतलब टी अपॉन सिग्मा एम, स्टील। मतलब यस सर। स्ट्रेसेस इन स्टील डिवाइडेड बाय मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर दोगे स्ट्रेसेस जब लिखोगे, और एरिया के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे मॉड्यूल। यही आपका यूटिलाइजेशन है मॉड्यूलर रेशियो। क्लियर, ओके सर। ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप आपका जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस लोकेशन होती है किसकी, सेंट्रोइडल एक्सिस की। ये आपकी देखो सेंट्रोइड है यहाँ पर, इस पूरी बॉडी का सेंट्रोइड यहाँ पे होगा, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस क्या है, लोकेशन ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस है, टीजी ऑफ द सेक्शन है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन है, ठीक है ना। और ये जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है ये कैसे फाउंड होती है, हम किस तरह फाइंड करते हैं इसको, इसको हम फाइंड करते हैं बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया। ये जो आपका एरिया है, ये ऊपर वाला पार्ट का एरिया और नीचे वाला पार्ट का एरिया को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं मोमेंट ऑफ एरिया को। मतलब जो एरिया का मोमेंट ले लेंगे हम बेसिकली, व्हाट, इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। न्यूट्रल एक्सिस कैन बी फाइंड बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। का मतलब क्या हुआ, एक ये एरिया हो गया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, एक ये एरिया हो गया न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। इस एरिया का मोमेंट इसके अबाउट, इस एरिया का मोमेंट इसके अबाउट, तो ये यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगी। मतलब एक्स ए की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब देखो कैसे मिलेगी ये क्या है, ऊपर का एरिया क्या है, ये विड्थ है बी, ये बी नीचे विड्थ थी ना, ऊपर का एरिया क्या होगा, बी इंटू एक्स है, ये ऊपर का एरिया हो गया, यस और नो। अरे यस बी, सर। बी इंटू एक्स है, इंटू इसके अबाउट मोमेंट लेना है, मतलब इसका सीजी कहाँ पे आएगा, एक्स ए बाई टू पे। बी इंटू एक्स ए बाई टू,
अरे यस और नो, ये बी इंटू एक्स से क्या हो गया, एरिया हो गया। मैं क्या लिख रहा हूँ, बी इंटू एक्स ए इज द एरिया इंटू एक्स ए बाय 2। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ एरिया लिखना है हमारे को, मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया का मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के, वो दोनों साइड। ऊपर वाले का काम हो गया, बी इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए बाय 2 इसकी सीजी पे इज इक्वल टू इक्वेट करना है। अब इसका क्या होगा आपका, जो आपका इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में हम बात कर लेते हैं, इसको हमने क्या बना दिया, एरिया क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट, एम इंटू एस टी इंटू इसका जो पर्टिकुलर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, और ये स्मॉल डी था, ये स्मॉल डी है यहाँ से यहाँ से ऊपर के डी टॉप माइनस से, एक्स ए। डी माइनस एक्स है, तो ये कितना है, एक्स है। Very good. तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स वॉट, एम इंटू ए एस टी इंटू वॉट, डी माइनस एक्स। यहां से इस इक्वेशन से आप क्या कर दोगे, न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। मतलब कहने का मतलब यह है कि इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आप न्यूट्रल एक्सिस निकालते हो, वो कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका था बीम, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस था, ये आपका एक एरिया है, इसकी बी की दी विड्थ, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्चुअल डेप्थ। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट बना दिया था, इक्विवेलेंट एरिया ही हमने लिख लिया, तो इक्विवेलेंट एरिया क्या हो गया, एम ए एस टी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये था इफेक्टिव डेप्थ सेंटर तक, ओवरऑल डेप्थ क्या होगा, लास्ट तक का जो होगा डिस्टेंस, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये स्मॉल डी था और एक्स से माइनस कर देंगे तो बी माइनस एक्स ए। इसकी जो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपका इक्विवेलेंट बना दिया ना आपने। अब इसका मोमेंट ऑफ एरिया लेना है, तो बी इंटू एक्स ए इज द फर्स्ट एरिया इंटू एक्स ए बाई 2 इसकी सीजी, तो बी इंटू एक्स ए हो गया एरिया इंटू एक्स ए बाई 2 पैक्ट करेगा इज इक्वल टू व्हाट, एम ए एस टी। इक्वल करना है ना, मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, दोनों साइड के न्यूट्रल एक्सिस को इक्वेट कर दो, एम ए एस टी इंटू व्हाट, योर डी माइनस एक्स। तो यहां से आप क्या कर लोगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए की वैल्यू को निकाल लोगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को क्या कर लोगे, निकाल लोगे यहां से। एक्स ए क्लियर हुआ, एनालिसिस में सबसे पहले आपको एक्स ए ही निकालना है, क्लियर। देन सेकंड हम निकालेंगे व्हाट, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम देखेंगे मंडे को, 2 लेक्चर्स है हमारे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्स सी से डिनोट करते हैं हम। अभी हमने एक्चुअल डेप्थ किससे निकाला था, एक्स ए से, और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम निकालेंगे एक्स सी से। ठीक है, यहाँ से और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, ये आपका एक्चुअल डेप्थ आपको निकालनी आनी चाहिए। एक्चुअल डेप्थ कैसे निकालते हैं, एक्चुअल मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड का जो आपको मोमेंट लेना है एरिया का, ये पार्ट था। और यहाँ से हमने ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाया था इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट इज एम ए एस टी, ये आपका वैल्यू डी माइनस एक्स से था, ये वैल्यू था बी विड्थ, दिस इज योर एक्चुअल डेप्थ। बस इसका मोमेंट ऑफ एरिया लिया, बी इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। दिस इज व्हाट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए हियर। यस और नो, बेटा आवाज आ रही है। यस सर।
यस सर। क्लियर है?